बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोर्ट्स कैफे देखने वाले तमाम दोस्तों को उबैद अवान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ इंतहाई मोअज़्ज़ज़ गेस्ट मौजूद हैं जो इस वक्त मौजूद हैं ज़िम्बाब्वे में और कवर कर रहे हैं पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे की सीरीज को। T20 सीरीज भी कवर की, उसके बाद अब टेस्ट सीरीज में मौजूद हैं वहाँ पर। बात कर रहा हूँ मैं अकील समर, जो कि टीवी फीड के लिए कमेंट्री कर रहे हैं ज़िम्बाब्वे के अंदर। हरारे में मौजूद हैं, पाकिस्तान से खुसूसी तौर पर गए इसी इवेंट के लिए और वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो अकील समर भाई। वालेकुम अस्सलाम। उबैद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, बहुत शुक्रिया आपका याद रखने का। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह पाक का करम है, बहुत शुक्र है और उम्मीद करते हैं कि आपका ये टूर भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्रिकेट पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन हम पहले बात करेंगे, आप ट्रेवलिंग के बारे में हमें बताएं कि आपने ट्रेवल किया पाकिस्तान से जिम्बाब्वे तक और इस दौर के अंदर जब कोविड में ये देखा जा रहा है कि काफ़ी मुश्किलात हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाने के लिए, तो आपका ये सफ़र कैसा रहा और क्या मुश्किलात पेश आई? पहली मर्तबा निकलना हुआ है कोविड के बाद से मुल्क से, और आपकी बात बिल्कुल बजा है कि हर स्टेप पे इतनी ज़्यादा बेयकीनी है कि आपको पता नहीं होता कि अगले दिन क्या होगा। वैसे भी ज़ाहिर बात है कि ज़िंदगी में हमें पता नहीं होता, लेकिन ये वाला जो एस्पेक्ट है, आपका कहीं पे भी खुदा न खास्ता टेस्ट नेगेटिव आ जाता है घर से निकलते हुए या फिर रास्ते में पहुँच के, तो फिर आपको पता है कि ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक-ठाक रहा है। या जो ट्रैवल था वो वाया दुबई था सही। और वहाँ पे भी टेस्टिंग हुई, यहाँ पहुँच के भी टेस्टिंग हुई और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सारे टेस्ट नेगेटिव आए हैं और उसकी वजह से यहाँ पहुँचे हुए हैं। बाकी चैलेंजेस हर तरफ से बहुत हैं। टीम का ट्रैवल आपको पता है कि एक सेट पैटर्न के तहत होता है, चार्टर होता है और उसमें ये जो सारी टेक केयर होती है वो उनकी मैनेजमेंट कर रही होती है। ये वाला ट्रैवल जो उनके आपको खुद मैनेज करना होता है और खासी चीज़ें दरमियान में वेरिएबल होती हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। फिर जिस तरह से आपने बताया कि पहली मर्तबा निकलना हुआ है तो दुबई का एयरपोर्ट या फिर इधर हो तो बिल्कुल खाली और कोई जो पहले गहमा-गहमी होती थी वो भी नज़र नहीं आ रही थी। तो ये सब चीज़ें यूनिक ज़रूर हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द खैरियत होगी। हमारे यहाँ भी पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी अब सूरत-हाल नॉर्मल की तरफ जाएगी। अब तो खासा वक़्त हो गया, सवा साल हो गया इसका मुकाबला करते हुए। सही। तो बायोसिक्योर बबल के अंदर आप रह रहे हैं हरारे में, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? और क्योंकि दूसरे मुल्क में जाकर बायोसिक्योर बबल के अंदर रहना और फिर उसके बावजूद एक्टिविटीज भी, यानी मैच भी कवर करना है, आना है, ट्रेवल करना है, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्सपीरियंस बड़ा यूनिक है और शुरू में तो जो नॉर्मल हम और आप की तरह के जो लोग होते हैं, वो ज़ाहिर बात है कि बाहर निकलना, घूमना-फिरना वो सारा कुछ उस तरह के आदी होते हैं। और जब हम टीम के बारे में सुनते थे तो सोच के या सुन के लगता भी था कि ऐसा कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन जिस तरह से अचानक से, क्योंकि मैचेस शुरू होने से कोई 3-4 दिन पहले यहाँ पर आमद हो गई थी, तो उसके बाद से काफ़ी वो जो शुरू के दिन थे, वो बिल्कुल ही अजीब-सा लगा कि कहाँ आके बैठ गए हैं और ना आप निकल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन पहली बात तो ये रियलाइज़ करने की है कि इन हालात में अपॉर्च्युनिटी का मिलना, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिलना, एक तो वो सबसे पहले बंदे को खुद ग्रेटफुल होना चाहिए। उसके बाद उसके चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं और अगर आप को काम करना है, तो फिर ऐसे हालात में रहकर ही करना होगा। बाकी हमारा होटल जो हमें दिया गया वो है तो टीम वाला, लेकिन टीम जितना हार्ड एंड फास्ट बायोसिक्योर बबल हमारा नहीं है। तकरीबन उतना ही है, निकलते हम भी मैचेस वाले दिन ही हैं, लेकिन ये बड़ा यूनिक एक रिज़ॉर्ट किस्म का या फार्म हाउस टाइप टाइप का होटल है, जिसमें हम निकल के वॉक भी कर सकते हैं और बाकी एक्टिविटीज़ अपनी जो रनिंग वगैरह या अगर कोई और आप बाहर बैठ के खाना-पीना चाहें इफ्तार के बाद तो वो भी कर सकते हैं। टीम का ब्लॉक थोड़ा हट के है, वो ज़्यादा पीछे है। उनका ज़ाहिर बात है कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट है, लेकिन उनका भी चूँकि प्रैक्टिस के लिए निकलना होता है, तो वो भी अपना मेरे ख़्याल से मैनेज कर रहे हैं और अभी आदी हो चुके हैं इस तमाम चीज़ों के। बाकी की एक दिल में ज़रूर एक हल्की-सी खटक है कि एक बड़ी यूनिक जगह है, अफ्रीका पहली मर्तबा आना हुआ है और इस सब के बावजूद आप बाहर नहीं निकल सकते, जो हर एक से हम सुन रहे हैं कि अफ्रीकन सफारी एंड इस तरह की दीगर चीज़ें, और मौसम वैसे भी बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन ये वाला एक मामला थोड़ा-सा अनफॉर्च्यूनेट है, लेकिन जिसको कहते हैं कि अच्छाई के साथ जो है ना चैलेंजेस को भी साथ लेना चाहिए। अब आदत हो चुकी है,
ये वाला टेस्ट मैच कुछ ज़्यादा ही जल्दी खत्म हो गया। उम्मीद थी कि 4 दिन चला जाता तो कुछ एक्टिविटी रहती। लेकिन बहरहाल अब तो इंशाल्लाह 1 मैच रह गया है तो बड़ा ठीक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा था। एक हम जब दूसरे मुल्क जाते हैं, मैं भी ट्रैवल करता रहता हूँ, तो एक हमारी कोशिश होती है कि हम बाहर निकलें, एक दूसरे लोगों को देखें, वहाँ के जो उनके मकामात हैं, वहाँ का विज़िट करें। तो ऐसा मौका आपको तो अब तक नहीं मिला होगा, तो क्या फीलिंग आती है कि जब आप एक ही जगह पे बंद हैं और आप बाहर नहीं निकल सकते, ना आप लोगों से मिल सकते हैं, ना आप कहीं घूम फिर सकते हैं? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन जिस तरह से ये मैं कह रहा था कि ओवरऑल अगर हम मतलब माह रमज़ान मुबारक के हवाले से बात करें तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी अगर बाहर निकलने का मौका मिलता तब भी शायद ना कर पाते, जिसको अफ्रीकन सफारी और एक आधी शायद कर लेते, लेकिन बहुत ज़्यादा ना कर पाते। तो उसकी वजह से एक तरह से अच्छा है कि चूँकि मौसम आपको पता है ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया नक्शे में नीचे की जानिब फ़ॉल करता है, उस वजह से ये भी तो यहाँ पे सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, बल्कि आज तो ठीक-ठाक ठंडा मौसम था। कल की जो बारिश हुई है उसके टेम्परेचर बाद देख रहा तो था, काफ़ी जो है ना फ़र्क है। 15 बिल्कुल 15-16 15-16 डिग्री सेंटीग्रेड। 15-16 पे था हुँ, टेम्परेचर आई थिंक। बिल्कुल। तो उसकी वजह से मेरे ख़्याल से रोज़े हैं तो ठीक है, आराम से बैठ के टाइम गुज़र जाता है तो और लोकल से मुलाकात इन अ वे हो ही जाती है। अगर थोड़ी बहुत जो नेसेसिटीज़ की शॉपिंग करनी हो या फिर ज़ाहिर बात है कि मैचेज़ के लिए आना-जाना या होटल स्टाफ से, तो वो इंटरैक्शन वाली कमी तो पूरी हो जाती है। बाकी या जो मॉन्यूमेंट्स हैं या जो जो एक चीज़ का दिल बड़ा कर रहा है, वो ज़ाहिर बात है कि यहाँ की अफ्रीकन सफारी या इस तरह की कोई एक्टिविटी करने का, वो इंशाल्लाह अगली दफ़ा के लिए रख लेंगे। लेकिन बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस गिवन द फैक्ट कि हम रमज़ान में यहाँ पे मौजूद हैं, तो मेरे ख़्याल से इससे बेहतर सेटिंग हो नहीं सकती थी। सही, चलें अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ एन्जॉय तो कर रहे हैं, कि ये नहीं कि बिल्कुल एक होता है ना कि बंदा एक अकेला है और बिल्कुल बंद हो गया है एक जगह पे और कोई वहाँ पर एक्टिविटी नहीं है, तो बंदा काफ़ी फ़ील करता है कि मैं बोर हो रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि चलें आप कुछ ना कुछ आपने अपने लिए जो है वो ढूँढ निकाला है कि किसी न किसी तरह खुद को मसरूफ़ रखते हैं। ज़िम्बाब्वे क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे तो ज़िम्बाब्वे के बहुत सारे मसाइल हैं। पाकिस्तान में तो ज़िम्बाब्वे को जो है वो क्रिकेट के हवाले से ही जाना जाता है और काफ़ी वहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट का चक्कर भी है और वहाँ के जो लोग हैं वो क्रिकेट को किस तरह देखते हैं। वहाँ के हम देखते हैं कि क्रिकेट भी बहुत कम मिलती है ज़िम्बाब्वे को। तो किस तरह से वहाँ पर ज़िम्बाब्वे का क्रिकेट स्ट्रक्चर है, थोड़ा-सा हमारे जो देखने वाले हैं उनको बता दें? क्रिकेट का आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ज़िम्बाब्वे का अगर हमारे यहाँ नाम आता है तो सबसे पहले हमारे ज़हन में एंडी फ्लावर, हीथ स्ट्रीक, ग्रांट फ्लावर इस तरह के खिलाड़ियों के नाम आते हैं या फिर उनकी पुरानी परफ़ॉर्मेंसेज़ का ज़िक्र आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, तो इवन अगर आप लोकल से बात करें तो ब्रेंडन टेलर को या मे बी शॉन विलियम्स को और अब ब्लेसिंग मुज़र्रहबानी वगैरह को हमारे लोग शायद ज़्यादा पहचान लेंगे, बल्कि फ़ौरन पहचान लेंगे। लेकिन लोकल्स का उतना इंटरेस्ट नहीं है कि ये सुपरस्टार कंसिडर किए जाएँ। अच्छा। और ऐसा भी नहीं है कि इनके कोई मेन स्ट्रीम कोई और स्पोर्ट्स हो कि जिसकी वजह से इसको तवज्जो ना मिल रही हो। वैसे फुटबॉल में इनका इंटरेस्ट ज़्यादा है, लेकिन उसमें भी कोई बहुत ये आगे नहीं है, लेकिन लोकल पब्लिक का बहरहाल इंटरेस्ट फुटबॉल की तरफ रुझान उनका ज़्यादा है। मेरे ख़्याल से 2-3 इनके साथ मसले-मसाइल हुए हैं, जिस तरह से आपने राइटली मेंशन किया कि ये जो ब्लैक और व्हाइट का चक्कर हुआ है, जब आप 90s की टीम देखते हैं, तो उसमें सारे आपको ऑलमोस्ट मेरे ख़्याल से बल्कि टोटली 100% सारे व्हाइट्स नज़र आते हैं, तो जो प्रीडोमिनेंटली इनका इंटरेस्ट होता था या जिस तरह साउथ अफ्रीका में इब्तिदा में नज़र आते थे, तो वो जब हम टोटली देखते इनके थे एडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर, अलिस्टर कैंपबेल, ये लोग जब खेलते थे, हीथ स्ट्रीक वगैरह, तो तब हमें व्हाइट जो है वो ज़्यादा नज़र आते थे। बिल्कुल, जो नेचुरल इंटरेस्ट है, वो ये जो बरतानवी राज यहाँ पे रहा था और उनकी यहाँ पे आके सेटलमेंट हुई, वो उन्हीं की वजह से था सही। और उन्हीं में नेचुरल मतलब हुआ था, जो यहाँ पे खेलते थे। फिर उसके बाद ये लेट 90s में पॉलिटिकल प्रॉब्लम शुरू हुए। हुँ। उनसे उनको फॉर्म दिए गए थे जो कि उनसे फिर वापस लेने का सिलसिला शुरू हुआ जिसकी वजह से बहुत सारे बताया गया है कि गोरे यहाँ से मुंतकिल होके कोई साउथ अफ्रीका, कोई इंग्लैंड, कोई जिसको जहाँ मौका मिला चले गए हैं। जो रह गए हैं वो भी बड़ा इक्का-दुक्का नज़र आते हैं और वो फिर जो अब तो माशाल्लाह चीज़ें सेटल्ड हैं लेकिन वो पीरियड इतना अनसेटल्ड रहा कि उस वक़्त मेरे ख़्याल से गोरों का रुझान इतना इस तरफ आ नहीं सका कि वो स्पोर्ट्स की तरफ आएँ या इतने वो रह ही नहीं गए थे नंबर्स में। फिर रह गए जो ब्लैक्स हैं, मेरे ख़्याल से ब्लैक्स की भी पहली तरजीह या जो लोकल्स की खेलने की है, वो शायद फुटबॉल की तरफ ज़्यादा होती है और जो नेचुरल
आपको टैलेंट नज़र आता है। जिस तरह से अगर आप इंग्लैंड में देख रहे हैं तो पाकिस्तानी इंडियन बड़े आ रहे हैं आगे, जो आपको एक ख़ानदान से चीज़ें जो जरासीम मुंतकिल होते हैं, उनमें इतने मेरे ख़्याल से मुंतकिल हुए नहीं। तो जो पहली तरजीह फुटबॉल की तरफ चले जाते हैं, उसके बाद वाले जो एथलीट बचते हैं, वो उस तरफ आते हैं। तो उसकी वजह से भी इनकी जो कोई वो वाली टीम बन नहीं पाई दोबारा, जो कि उस वक़्त होती थी। लेकिन अब लेटली उसके बाद फिर इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल चैलेंजेस, वो सब बड़ा चक्कर चलता रहा है पिछले कोई 15-20 सालों में। 3-4 साल पहले जो रॉबर्ट मुगाबे साहब की हुकूमत भी खत्म हुई, तो उस तरफ तवज्जो दी नहीं गई कि जो स्पोर्ट्स में कोई एक्टिविटी रहे। लेकिन अब ये है कि जो एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, इन्होंने पूरा डोमेस्टिक सीज़न जिस तरह पाकिस्तान ने कराया, इन्होंने अपना फर्स्ट क्लास कप पूरा किया है। उससे पहले उसके बाद बल्कि टी20 कॉम्पिटिशन कराया सीरीज़ के स्टार्ट से पहले, और अभी जब ये टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ है, उसी दिन या उससे पिछले दिन इनका जो डोमेस्टिक लिस्ट है, वनडे का कप है, वो भी खत्म हुआ है। तो अच्छा। उसमें 5 टीमें हैं और उसके मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं। तो वो अब तवज्जो दे रहे हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। तो क्या वहाँ पर क्रिकेटर प्रोफेशनल हैं? कुछ कंट्रीज में हम ये देखते हैं कि वहाँ पर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं है जो कि कौमी टीम के लिए भी खेलते हैं, लेकिन पार्ट टाइम वो क्रिकेट खेलते हैं, उनका असल काम कोई और होता है या जॉब कहीं और होती है। लेकिन वो क्रिकेट खेलने के लिए जो है वो आते हैं। तो क्या ज़िम्बाब्वे में भी ऐसा है, या ये क्रिकेटर जो खेल रहे हैं ज़िम्बाब्वे की कौमी टीम के लिए, तो ये प्रोफेशनल है? नहीं, ये वाले प्रोफ़ेशनल हैं, वो वाला चक्कर यूएई या स्कॉटलैंड जैसी टीम्स के लिए ज़्यादा रहा है। ये जितना मैंने देखा है कि इनका 100% इनको कॉन्ट्रैक्ट्स भी अब अवॉर्ड किए गए हैं और इनकी पूरी टेक केयर कर रही है ज़िम्बाब्वे की जो क्रिकेट कम्युनिटी है। एक इश्यू रहा था जो ब्रेंडन टेलर वगैरह के साथ कि उन्होंने जो प्रायोरिटी दे दी थी कॉलपार्क की डील को वहाँ इंग्लैंड जाके काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन वो भी वापस आ गए हैं, शायद उनका वहाँ पे इतना काम चला नहीं। तो लेकिन जो हैं वो यहाँ पे अपैरेंटली मेरे हिसाब से सारे प्रोफेशनल। सही। चलिए क्रिकेट की तरफ आते हैं। आप टीम के होटल में हैं, तो खिलाड़ियों के साथ कोई आपका इंटरेक्शन होता है या कोई बातचीत होती है? प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई आपके अगर उनके साथ कोई बातचीत होती है तो उसके बारे में बता दें। नहीं, वो जो बबल वाला चक्कर है उसकी वजह से हमारा तो जैसा है बबल वो अपनी जगह है, उनका बड़ा हार्ड एंड फास्ट है। और फिर जो अ, इसमें स्पॉइलेज हो चुकी है या पिछले पीएसएल के दौरान, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि उनका भी बड़ा इसमें सेफ्टी है, हम भी उसको रिस्पेक्ट करते हैं। सही। और तो इस वजह से कोई डायरेक्ट वन टू वन इंटरैक्शन वाला कोई सवाल तो पैदा नहीं हुआ। लेकिन अ, जो नज़र आता है होटल से ज़्यादा स्टेडियम में चूँकि और कोई इतना तमाशाई होते हैं, और बड़ा एक कॉम्पैक्ट किस्म का इंटरेस्टिंग किस्म का स्टेडियम बना हुआ है और हुँ। उसमें सारा कुछ आपको राइट साइड पे टीम बैठी होती है, नीचे जो आपके रिज़र्व प्लेयर्स हैं वो बैठे होते हैं, तो उस वजह से एटमॉस्फेयर नज़र आता है। तो वो अच्छा नज़र आ रहा है, जल नज़र आते हैं, दूसरे को साथ हँसी-मज़ाक भी करते नज़र आ रहे हैं। कुछ आपको पता है कि खिलाड़ी ऐसे ज़रूर हैं जो कि मैं डायरेक्ट कोई नाम वगैरह तो नहीं लेना चाहूँगा, जो कि डिज़र्व कर रहे थे या बहुत ज़्यादा अभी भी डिज़र्व करते हैं कि उनको टीम में जगह मिले। वो एक एलिमेंट भी नज़र आता है कि वो शायद थोड़े-से अफ़सरदा हैं, या ये जो यहाँ पे पहले एज़ अ कैप्टन जीत के गए हुए हैं, वो थोड़े-से दूसरों से अलग-थलग अपनी प्रैक्टिस करते नज़र आते हैं, वो वाला एस्पेक्ट है। हुँ। लेकिन जिस तरह से तीसरा टी20 पाकिस्तान ने जीता है, सही। उसमें बिल्कुल घुले-मिले और एक-दूसरे के साथ नज़र आ रहे थे। एंड ओवरऑल बड़ा अच्छा रिलैक्स और एक-दूसरे को बकअप करने वाला एटमॉस्फियर है। और हुँ। वैसे भी मजबूरी है अगर एक-दूसरे को ना भी पसंद करते हों, तो जब इतना लंबा टाइम साथ गुज़ारना है, तो फिर आप एक-दूसरे से जो है ना वो कोई इस तरह का पंगा लेके रह भी नहीं सकते। तो ओवरऑल एटमॉस्फियर जो ग्राउंड की हद तक नज़र आता है, बड़ा रिलैक्स है, अच्छा है और मैं अच्छे स्पिरिट्स में। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। चलें, टीम जैसा भी खेल रही है। अब दूसरा टेस्ट मैच होने जा रहा है और हम देखते हैं कि पहले टेस्ट मैच में भी बारिश हुई थी, अगरचे उससे मैच इतना मुतासिर नहीं हुआ। तो दूसरे टेस्ट में मौसम के बारे में क्या प्रेडिक्शन है कि मौसम कैसा हो सकता है दूसरे टेस्ट मैच के दौरान? जी, लोकल्स यहाँ के कहते हैं कि ये जो सर्दियाँ उनकी स्टार्ट हो रही हैं, ऑटम का सीज़न ऑफ़िशियली है, लेकिन हमारे हिसाब से तो ठीक-ठाक सर्दी हुई हुई है। तो वो उसमें कोई कुछ इक्का-दुक्का शावर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक ऑफ़िशियली कह सकते हैं कि सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं। तो ये वो वाला शावर आप समझ सकते हैं जो कि हुआ था, और उसके बाद आज भी बड़ा क्लाउडी रहा, लेकिन बाय द टाइम ऑफ सनसेट वो तकरीबन छँट गए थे।
और आगे की जो फोरकास्ट बता रही है वो भी इंशाल्लाह क्लियर रहने की है। और अगर कोई पासिंग शावर आया भी तो इनका ड्रेनेज सिस्टम माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त है कि वो मैच पे कोई ऐसा असर डालेगा नहीं होपफुली। तो एज़ फार एज़ आई मीन वेदर इज़ कंसर्न्ड उसके हवाले से तो सब कुछ ठीक है। पाकिस्तान में अगर हम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कॉम्बिनेशन वैसे बड़ा ठीक-ठाक नज़र आता है। सब नहीं, चाहे आप रिज़वान की बात कर लें, ओपनर को भी फ़िलहाल आप मेरे ख़्याल से डिस्टर्ब नहीं कर सकते। एक-एक मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में चांस ज़रूर बनता है मिडल ऑर्डर में और फ़ास्ट बॉलिंग के शोबे में या फिर स्पिनर के शोबे में। तो मेरे हिसाब से अगर आप इतनी बड़ी लॉट को लेकर आए हैं, तो आप एक रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। मैं कोई फ़िलहाल नाम तो नहीं सजेस्ट करना चाहूँगा, लेकिन अगर आप स्कोर कार्ड उठा के देखें तो आपको खुद ये आइडिया हो जाएगा कि कौन-सा एक शोबा है जिसमें आप एक खिलाड़ी को जो कि मिडल ऑर्डर की बैटिंग से ही आपने पिक किया है अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, उसको वहाँ पे आप आज़मा सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कितने पानी में है। एंड अगेन जो आप ताबिश को लेकर आए हैं, उसमें नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी हमारे सुपर जो स्टार फास्ट बॉलर हैं तो उसके अलावा और जाहिद महमूद है, उनका हक बनता था। फिर हमारे पास शाहनवाज धानी है, जो कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं डोमेस्टिक के अंदर भी और पीएसएल में भी। तो अगर इनको बगैर खिलाए ही वापस ले आएंगे तो फिर बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा इन प्लेयर्स के लिए भी। तो इनको जरूर मौका देना चाहिए। जब आप एक टेस्ट मैच जीत चुके हैं तो फिर व्हाई नॉट के जी। आप क्यों नहीं मौका दें। हाँ जी, असल में ये जो कोविड वाला चक्कर है, इसमें एक तो वैसे ही जो खिलाड़ियों का ओवरऑल काफ़िला होता है, वो बड़ा होता है। तो बिल्कुल। ये तो शायद बड़ा मुश्किल होगा कि आप ज़्यादातर सबको तो आप दे भी नहीं सकते, ज़्यादातर खिलाड़ियों को 2 टेस्ट में मौका दे दें, मेरे ख़्याल से वो चीज़ तो नज़र नहीं आती है। लेकिन लुकिंग एट द कंडीशंस जो कि जिसमें ताबिश बॉलिंग पिछले तकरीबन 2 दहाइयों से करते रहे हैं और ओवरऑल जो उनको सपोर्ट मिलेगी दूसरे एंड से हसन होंगे, स्पिनर्स होंगे। तो सही। मेरे नाक़िस राय में ताबिश को रिप्लेस करना चाहिए शाहीन शाह अफरीदी को। जो भी ओवरऑल आप कोई वजह देख लें, क्रिकेटिंग रीज़न देख लें, पर्सनल ताबिश के लिए देख लें, जो उनको आपने रिवॉर्ड देना है, कि उनके उम्र उनके हक में नहीं है अभी, जिसको कहते हैं कि वो ज़ाहिर बात है कि फ़ास्ट बॉलर्स के लिए ख़ास तौर पे ये बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपने आप को फिट रखें। तो रिवॉर्ड कह लें या उनको टेस्ट करना कह लें कि वो आगे जाके पाकिस्तान के लिए और कितने यूज़फुल इंशाल्लाह साबित होंगे। तो लेट्स गिव हिम अ चांस। और शाहीन शाह अफरीदी का फैक्टर अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उनके कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के बगैर ही पाकिस्तान ने 60 ओवर्स के अंदर दोनों इनिंग्स में ज़िम्बाब्वे को आउट कर दिया था। तो अगर कोई वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं भी होते, तो भी देखी जाएगी कि क्या होता है। दूसरी तरफ से मेरे ख्याल से मिडल ऑर्डर में साजिद की मुझे जिसको कहते हैं ना कि पर्सनल फीलिंग हो रही थी कि दोनों इनिंग्स में बॉलिंग की, दूसरी में खैर उनको इतना चांस ही नहीं मिला क्योंकि वो जल्दी-जल्दी सारे सिमट गए। वो बगैर विकेट के टेस्ट मैच खेले हैं उन्होंने। तो ये मेरे हिसाब से तो एक ओपन एरिया है कि वही दूसरा टेस्ट मैच खेलें या फिर जाहिद को खिलाया जाए। मुझे पर्सनली लगता है कि शायद जाहिद को टेस्ट की इजाजत है और लेग स्पिनर हैं और वो थोड़ा हो सकता है कि इस विकेट के ऊपर जो है वो कुछ अच्छा कर जाए पाकिस्तान के लिए। जी, 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 बिल्कुल। वो अब एक फैक्टर ये रह जाता है कि फिर दोनों आपके पास जो वो लेग स्पिनर एक तरफ से आएँगे और दूसरी तरफ से नोमान तो खैर वो इंशाल्लाह खेलेंगे ही। तो उनके दरमियान ये किस तरह से कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से नोमान को आप टीम में रखें और साजिद इंशाल्लाह दोबारा भी खेलेंगे। फिलहाल ज़ाहिद को खिलाया जा सकता है। सही। चलिए अकील भाई, आपने बहुत-बहुत आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अकील समर थे हमारे साथ, इनका अपना चैनल है यूट्यूब का भी और अकील समर के नाम से इसको आप ज़रूर सर्च करें और उसको सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया। और मेरा चैनल है स्पोर्ट्स कैफे, इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर। और अकील समर हमारे साथ थे। अकील समर भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया उवैद भाई, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।